नमस्कार, वेलकम एंड हेलो। देखिए, ऑप्शंस चालीसा के भाग 2 में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों ने ये भाग 1 जरूर देखा होगा। और देखिए, अगर ये नहीं देखा है तो सबसे पहले भाग 1 देख लीजिए, उसके बाद आज का वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। तो देखिए, ऑप्शंस चालीसा का जो प्रथम भाग था, पहला खंड था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि सीरीज में आगे बढ़ाऊं तो कमेंट्स में बताइएगा। और आप सब लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स भेजे। पिछले वीडियो पर 3500 से ज्यादा लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की और उसमें से कुछ कमेंट्स इतने ज्यादा हृदय स्पर्शी थे कि पढ़ करके मुझे वाकई में बहुत खुशी हुई। आप लोगों ने मुझे आशीष दिया, मेरे परिवार के लिए शुभकामनाएं भेजी, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का कृतज्ञ हूं। तो देखिए, आपके प्रोत्साहन की ऊर्जा से यह सीरीज दमदार ढंग से आगे चलेगी। ऑप्शंस और फ्यूचर्स के हर अनछुए पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे ट्रेड किए जाते हैं, इसकी बारीकियों में हम लोग जाएंगे। देखिए, पिछली सीरीज में हम लोग चर्चा कर रहे थे डेरिवेटिव्स की, और मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव्स, मान ले अगर एक रथ है तो इस रथ के 2 अश्व होते हैं। एक अश्व था लेवरेज, जिसका नाम हमने रखा था लोभ, और दूसरा अश्व है हेजिंग, जिसका नाम हमने रखा था भय। तो देखिए, ये जो लोभ और भय हैं, ये खींचते हैं डेरिवेटिव्स के रथ को। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात की थी लेवरेज की, और मैंने आपको बताया था कि लेवरेज एक बहुत बड़ी कुबत होती है। और ये लेवरेज अगर आप सही तरह से इस्तेमाल कर लें तो छोटी रकम से भी बड़े पैसे बनाए जा सकते हैं। और लेवरेज अपने आप में बहुत दमदार है। कैसे लेवरेज का सही इस्तेमाल करना है, कितना लेवरेज पर्याप्त होता है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, इन तमाम चीजों पर इसी सीरीज में हम लोग आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन देखिए, आज दूसरे अश्व की बात करना जरूरी है, और वो दूसरा अश्व है हेजिंग। अब देखिए, ये जो शब्द है हेजिंग, इसका हमने जिक्र कई बार सुना है। हम सुनते हैं कि हेजिंग की जानी चाहिए, या बड़े फंड्स हेजिंग करके चलते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हेजिंग करके चलते हैं। ये हेजिंग भला क्या चीज है और क्या होता है हेजिंग? और ये जो दूसरा अश्व है, इसका नाम मैंने भय क्यों रखा है, ये भी जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो देखिए, हेजिंग क्या है और हेजिंग किस तरह से आपके भय को कम करता है, ये 2 चीजें समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, हम लोग रोजमर्रा के जीवन में दिन रात कोई ना कोई जोखिम तो उठाते ही रहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक लंबी यात्रा पर जाते हैं तो कई तरह के खतरे उसमें होते हैं, और उन खतरों, उन रिस्क को हम लोग हर पल खुद ब खुद मैनेज करते हुए चलते हैं, रिस्क से अपना बचाव करते हुए चलते हैं। इस तरह के रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क मिटिगेशन को ही हेजिंग कहते हैं। तो हेजिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हेजिंग है खतरों से बचाओ, जोखिमों से बचाओ, उन जोखिमों से जिनके बारे में आपको अनुमान है, और कुछ जोखिम ऐसे जिनका हमें अनुमान नहीं है। तो अगर देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। मान लीजिए आप किसी भीड़भाड़ वाले बस स्टैंड पर जा रहे हैं, जहां पर बहुत सारे लोग जमा हो रहे हैं, और आपकी जेब में है पैसे। अब देखिए, आप क्या करेंगे? क्या सारे पैसे एक ही पॉकेट में रखेंगे, या अलग अलग पॉकेटों में पैसों को रखेंगे, जिससे मान लीजिए कोई जेब कतरा आपकी पॉकेट काट ले, तो कम से कम एक ही पॉकेट में जो पैसे पड़े हों वही जाएं, बाकी जेबों के पैसे बच जाएं। ये जो काम है, जो ये हमने डिसीजन लिया कि पैसों को बांटकर अलग अलग जेबों में रख रहे हैं, यही होता है हेजिंग। तो हेजिंग कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, हेजिंग एक बड़ा शगुफा नहीं है। हेजिंग है बस इस तरह के कॉमन सेंसिकल रिस्क मैनेजमेंट को हेजिंग कहते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए, मान लीजिए आप अपने जीवन का बीमा कराते हैं। हम सब लोगों ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है। ये जो लाइफ इंश्योरेंस है, जीवन बीमा है, ये भी तो देखिए एक तरह की हेजिंग है। खतरा है कि कहीं हमारे प्राण न निकल जाएं, हमारा जीवन समाप्त ना हो जाए, और इस खतरे से हम बच तो सकते नहीं हैं, लेकिन बचाव के लिए कम से कम बीमा खरीद सकते हैं। तो ये जो बीमा है, ये भी एक तरह का हेजिंग मैकेनिज्म है। तो हेजिंग जो ये शब्द है, देखिए, ये निकला है एक अंग्रेजी जुमले से, और जुमला ये है हेज वंस बेट्स। यानी कि देखिए, जो दाव आप खेल रहे हैं उसमें अपने आप को बचा करके चलने को हेजिंग कहते हैं।
तो देखिए, इस तरह से खतरों से बचने की अगर आप एक रणनीति बनाते हैं और जो बहुत नेगेटिव आउटकम है, यानी कि जो बहुत गलत हो सकता है, उस चीज़ को भी ध्यान में रख करके उसका भी संज्ञान लेते हुए अगर आप अपने भविष्य के बारे में एक रणनीति बनाते हैं तो इसी को हेजिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक कारोबार शुरू कर रहे हैं और आपको डर ये लग रहा है कि कहीं कारोबार में घाटा ना हो जाए, तो आप अपने मित्र को कहते हैं कि भाई तुम मेरे साझेदार बन जाओ, नफे में भी और नुकसान में भी। तो देखिए, आप क्या कर रहे हैं, आप हेजिंग कर रहे हैं। आप सारा जो नुकसान का भार है वो अकेले झेलना नहीं चाहते हैं, तो आप अपने मित्र को साथ ले लेते हैं, पार्टनर बना लेते हैं। यह भी एक तरह का हेजिंग है। तो ये जो हेजिंग है, इससे तो हम सब लोग परिचित हैं और इसका इस्तेमाल तो हम लोग पहले से करते आए हैं। तो हेजिंग कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पता ना हो। इसी तरह से देखिए, जो खतरे मैंने कई सारे आपको बताए, इसी तरह के खतरे फाइनेंशियल मार्केट्स में यानी कि शेयर बाजार में भी लगातार लगे रहते हैं। मिसाल के तौर पर बाजार कहीं अचानक से बहुत ज़्यादा ना गिर जाए, ये एक बड़ा खतरा है। कोई ऐसी खबर ना आ जाए जिसके चलते सारे स्टॉक्स एक साथ लुढ़क जाएं और आपको बड़ा नुकसान हो जाए, तो ये भी एक खतरा है। उसी तरह से बाजार के ऊपर जाने का भी खतरा है कि मान लीजिए बाजार बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए और आप जल्दी अपने स्टॉक से निकल आएं। तो जितने भी खतरे शेयर बाजार में हो सकते हैं, उन सब को अगर आप एक तरह से देखें और उन खतरों से बचाव करके चलते हैं, तो उस बचाव की रणनीति को हेजिंग कहते हैं। तो देखिए, हेजिंग ऐसी रणनीति है जिसके जरिए आपके जो मन में भय होते हैं, हर प्राणी के मन में अनेकों प्रकार के भय होते हैं, और इन भय को अगर आप नियंत्रित करना चाहते हैं, इसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो आप जो कार्य करते हैं उसको हेजिंग कहते हैं। तो हेजिंग देखिए, स्टॉक्स में, ट्रेडिंग में, फाइनेंस में बहुत बड़ी भूमिका रखता है और हमें हेजिंग अच्छे से आनी चाहिए, जिससे कि अगर आप निवेश करें तो भी, आप ट्रेडिंग करें तो भी अपने आप को बचाते हुए चलें। और जो ट्रेडर बचता हुआ चलता है वो बहुत लंबी दूरी तय करता है। तो हेजिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें गंभीरता से लेना है। अब देखिए, आप सोचें कि जो हेजिंग है ये मुफ्त में हो जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। देखिए, हेजिंग की कॉस्ट होती है। आप अगर बीमा खरीदेंगे तो बीमा कंपनी आपसे प्रीमियम वसूलेगी, तभी आपका बीमा लिखेगी। यानी कि देखिए, आप किसी भी तरह की हेजिंग करेंगे तो हेजिंग की एक कॉस्ट आती है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं ये कहते हैं कि भाई हमने एक ऐसी रणनीति निकाली है जो पूरी तरह से हेज्ड है, 100% हेज्ड। देखिए, अगर 100% हेज्ड हो जाएगा कुछ और उसमें से पूरा रिस्क निकल जाएगा, तो उसमें कमाई भी अपने आप निकल जाएगी। ये याद रखिएगा मेरी बात कि रिस्क और रिवॉर्ड यानी कि जोखिम और पारितोष, ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, इनका चोली दामन का साथ है, इनको आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो अगर रिस्क है तो ही रिवॉर्ड है, अगर रिस्क समाप्त हो जाएगा तो रिवॉर्ड भी उसके साथ ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए याद रखिए कि जो हेजिंग है यह केवल रिस्क को कम करने का तंत्र है, रिस्क को खत्म करने का तंत्र नहीं है। अगर आप रिस्क को खत्म कर देते हैं तो रिवॉर्ड भी खुद ब खुद खत्म हो जाता है। इसीलिए दोनों चीजों को आपको चलाना है। हां, रिस्क को काबू में रखना है, अपने भय पर नियंत्रण पाना है, जिससे कि जब आप ट्रेड करें तो आपको कोई चिंता ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, आपको उस तरह की उलझने ना हो जो कि एक साधारण ट्रेडर को आमतौर पर होती। तो देखिए, मेरी ये बात याद रखिएगा कि हेजिंग फ्री में नहीं होती है, हेजिंग की आपको कॉस्ट चुकानी पड़ती है। तो कितनी हेज करना है, हेज करना भी है या नहीं करना है, ये बड़े सवाल हैं जो कि जैसे जैसे आप डेरिवेटिव्स में और गहरे उतरते जाएंगे, इन सवालों के जवाब आपको खोजने पड़ेंगे और उसमें मैं आपकी सहायता करूंगा। देखिए, अब आते हैं हेजिंग से ही जुड़े एक और विषय पर जिसकी चर्चा हम लोग कई बार सुनते हैं। हम सुनते हैं कि बाजार में एक ऐसे प्राणी हैं जिनको हम हेज फंड्स कहते हैं। तो देखिए, हेज फंड्स क्या होते हैं ये जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं ये तो आपको पता है, दिन रात आप टीवी पर, रेडियो पर म्यूचुअल फंड्स के विज्ञापन सुनते रहते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स सही हैं ऐसा हम लोग सुनते हैं, लेकिन हेज फंड्स क्या हैं, हेज फंड्स कौन हैं, क्या वस्तु है, और ये देखिए इनकी इतनी बड़ी भूमिका शेयर बाजार में क्यों है। देखिए, हेज फंड्स वो फंड्स होते हैं जो न केवल शेयर खरीद करके ऊपर के दामों पर बेचते हैं, बल्कि जो शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं।
कुछ भी कर सकते हैं। शेयर भी खरीद सकते हैं, कमोडिटी भी खरीद सकते हैं, करेंसी भी खरीद सकते हैं, जिन पर उस तरह की बंदिशें नहीं हैं, उस तरह के अंकुश नहीं हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स पर होते हैं। ऐसे फंड्स को हेज फंड्स कहते हैं। और आपको एक बात जानकर हैरत होगी कि दुनिया के जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनकी चाबी इन्हीं हेज फंड्स के हाथों में है। हेज फंड्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एल्गोस का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और $5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का एसेट, यानी कि बहुत विशाल होते हैं ये हेज फंड्स। कभी विस्तार से मैं हेज फंड्स की भी आपको गाथा बताऊंगा कि हेज फंड्स किस तरह काम करते हैं और हेज फंड्स से हम क्या सीख सकते हैं, ये भी एक अलग वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये जान लीजिए कि हेज फंड्स भी हेजिंग करते हैं और इसी वजह से उनका नाम हेज फंड है। तो देखिए, हेजिंग करना बहुत ज़रूरी है और हेजिंग का एक बहुत बड़ा टूल है शॉर्ट सेलिंग। देखिए, कई बार आप लोग सुनते हैं कि शॉर्ट करके पैसा कमाया गया या फला शेयर को शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी और पावरफुल चीज है जिससे आमतौर पर लोग अनजान रहते हैं। तो देखिए, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है या शॉर्ट करना किसे कहते हैं, यह जान लेना आप लोगों के लिए जरूरी है। क्योंकि देखिए, आमतौर पर जो रिटेल निवेशक होते हैं वो लॉन्ग तो कर लेते हैं, यानी कि शेयर को निचले भाव पर खरीदकर ऊपर के भाव पर बेचने के लिए तो तैयार रहते हैं। लेकिन बहुत ही कम ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो कि ऊपर के भाव पर बेचकर नीचे के भाव पर खरीदना समझते हैं, जानते हैं। तो देखिए, इस तरह की ट्रेडिंग रणनीति को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। सुनने में बहुत अटपटा लगता है और काउंटर इंट्यूटिव लगता है, यानी कि जो हमें समझ नहीं आता है। हमें लगता है कि ऐसा भला कोई कैसे कर सकता है कि जो हमारे हाथ में है ही नहीं हम उसी को बेच दें। लेकिन शेयर बाजार देखिए बहुत विचित्र जगह है, यहां असंभव भी संभव हो जाता है। तो देखिए, यहां पर आप चाहें तो किसी ऐसे शेयर में जहां पर की कीमतें घट रही हों वहां शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हैं। कितने ही ऐसे ट्रेडर मुझे दिन रात मिलते हैं जो बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के सबसे ज्यादा पैसे शॉर्ट करके कमाए हैं। शॉर्ट में करोड़ों रुपए बनता है। देखिए, जो मंदी होती है वो एक मुश्त आती है और मंदी जब आती है तो बाकी लोग कुछ भी कर नहीं पाते हैं। कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो मंदी में शॉर्ट सेल करके करोड़ों रुपया छापते हैं। तो देखिए, विश्वास ना हो तो देखिए, गूगल पर जाएं और सर्च करें जॉन पॉल्सन और आपको पता लगेगा कि जॉन पॉल्सन ने $20 बिलियन शॉर्ट सेलिंग करके कमाए थे 2008 की मंदी में। तो देखिए, ये जो शॉर्ट सेलिंग है, शॉर्ट करने का ये जो तंत्र है, इससे करोड़ों रुपए बन सकते हैं। तो ये चीज है क्या, मुझे पता है आपको ठीक से समझ नहीं आया, तो एक बार ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, आपको भीखू जी याद हैं। भीखू जी हमारे अन्नदाता, जो हमारे कृषक भाई थे, जिनका जिक्र हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। फर्ज कीजिए कि भीखू जी को ये लगता है कि इस साल गेहूं की फसल जो है वो धमाकेदार होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और अगर ऐसा हुआ तो गेहूं की कीमतें स्वाभाविक रूप से घट जाएंगी। अब इस जानकारी का भीखू जी कैसे फायदा उठा सकते हैं? तो मान लीजिए भीखू जी को अंदाजा है कि इस बार गेहूं की फसल रिकॉर्ड होगी और अगर ऐसा हुआ तो गेहूं की कीमतें घट जाएंगी। मान लीजिए अभी गेहूं की कीमत 2000 रुपए प्रति क्विंटल चल रही है। भीखू जी को यह लगता है कि फसल कटते समय गेहूं की कीमतें घट करके 1000 रुपए प्रति क्विंटल रह जाएंगी। तो भीखू जी क्या कर सकते हैं? भाई देखिए, वो अपनी फसल का सौदा पहले ही कर सकते हैं, जिससे कम से कम उनकी फसल का दाम तो उनको अभी मौजूदा भाव के हिसाब से मिल जाए, फिर चाहे बाजार का भाव कितना भी नीचे गिर जाए। और वो चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि अपनी फसल से ज्यादा का सौदा आज ही लाला जी के साथ कर दें, क्योंकि देखिए अभी तो उनको फसल देनी नहीं है, फसल आने में कटने में तो अभी काफी वक्त है। तो सौदा आज कर दें 2000 रुपए के भाव पर, और जब वाकई में गेहूं की कीमतें 1000 रुपए क्विंटल रह जाएं तो किसी भी दूसरे किसान से 1000 रुपए क्विंटल के दाम पर गेहूं खरीद कर लाला जी को दे दें। अब देखिए, जो 2000 रुपए में जो उन्होंने बिक्री की, 1000 रुपए में जो दूसरे किसान से खरीद की, इसका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस 1000 रुपए प्रति क्विंटल का है। ये हो जाएगा भीखू जी का मुनाफा। तो आप देखिए ये कितना सरल है। बेचा पहले, खरीदा बाद में। आमतौर पर हम लोग क्या करने के आदी हैं? पहले खरीदते हैं,
बाद में जाकर उसको ऊंची कीमतों पर बेचते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में आप बेचने का सौदा पहले कर लेते हैं, बेचने का वायदा पहले दे देते हैं। और देखिए गाना है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो देखिए अगर आपने वायदा कर दिया है कि आप एक तारीख तक फसल पहुंचाएंगे तो लाला जी तो देखिए फसल चाहेंगे। अब फसल आपको लानी पड़ेगी किसी और से और पहुंचानी पड़ेगी लाला जी को, तो वो फसल आप कब पहुंचा पाएंगे? जब दाम घटेंगे। अगर मान लीजिए भीखू जी की ये जो सोच है कि गेहूं की कीमतें घट जाएंगी, घटने के बजाय बढ़ जाती, तो भीखू जी को महंगे दामों पर दूसरे किसान से फसल लेकर के लाला जी को देनी पड़ती और ऐसे में उनको नुकसान हो जाता। तो देखिए शॉर्ट सेलिंग में भी नुकसान होता है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग के जरिए आप घटती हुई कीमतों का फायदा उठा सकते हैं और ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए ये तो हमने किसानी से एक इसका उदाहरण आपके सामने रखा, लेकिन शेयर बाजार में लोग दिन रात शॉर्ट सेलिंग करते हैं। जो शेयर्स उनके पास होते नहीं हैं उसको बड़ी आसानी से बेच देते हैं, उनकी कीमतें घटती हैं, सस्ते में खरीद कर वापस से दूसरे को दे देते हैं और बहुत पैसा इसमें बनता है। इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग, क्योंकि आपके पास डिलीवरी है नहीं, यू आर शॉर्ट ऑन डिलीवरी, इसीलिए इसको शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। तो देखिए बहुत बड़ी ताकत है शॉर्ट सेलिंग, और शॉर्ट सेलिंग के प्रति अपनी दिमाग की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग के जरिए बनता है बेतहाशा पैसा। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि शॉर्ट सेलिंग कितनी ताकतवर है और शॉर्ट सेलिंग अगर आप करते हैं तो कितने नए आयाम आपके लिए खुल जाते हैं। तो हम लोग केवल तेजी के बाजार में ही नहीं, मंदी के बाजार में, गिरते हुए बाजार में भी शॉर्ट सेलिंग के जरिए पैसा कमा सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स में नुकसान आने से बच सकते हैं। तो देखिए हेजिंग बहुत बड़ी ताकत है, इसको गहराई से समझने की जरूरत है। तो देखिए सीरीज जो है वो इसी तरह से चलती रहेगी और इसमें ऑप्शंस, फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स, इससे जुड़े जो तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। पिछली बार जितने कमेंट्स आए उससे ज्यादा कमेंट्स इस बार मुझे चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग कमेंट्स भेजेंगे और जैसे ही आपके वो कमेंट्स आएंगे तीसरा वीडियो आपके सामने पेश नजर करूंगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और मान लीजिए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। और देखिए अपना प्यार इसी तरह बरसाते रहिए। और हाँ देखिए जाने से पहले पिछले सप्ताह लगी थी कुणाल की अदालत और क्या दमदार फैसले हुए थे, फटाफट फैसले हुए थे और दर्जनों मुकदमों का तुरंत निपटारा हुआ था। और इस सप्ताह भी कुणाल की अदालत उसी समय लगेगी। देखिए जिस तरह हमारी न्यायपालिकाओं में हजारों केस लंबित हैं, बिल्कुल वैसे ही कुणाल की अदालत में भी हजारों की संख्या में मुकदमे लंबित हैं। तो जल्दी जल्दी इन मुकदमों का निपटारा होगा और इस सप्ताह कुणाल की अदालत में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर्स का चुनाव कैसे किया जाता है। तो इसका मूल मंत्र मैं आपको इस अदालत में दूंगा। जुड़ना मत भूलिएगा इस शनिवार 11 बजे शार्प YouTube लाइव पर। तो देखिए इतने धीरज के साथ मेरी बातचीत सुनने के लिए, ऑप्शंस जैसे जटिल विषय को इतनी गंभीरता से समझने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए सबसे हमेशा की तरह एक बहुत ही विनम्र निवेदन है मेरा कि जाने से पहले एक कष्ट जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे निरंतर जो मैं वीडियोस डाल रहा हूं वो सीधे आप तक पहुंचे।